हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हॉल। अब तक हमने सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और विभिन्न प्रकार के उदाहरण पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस क्यों कहते हैं, आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। इन अंतरों को हमने एक एक करके विस्तार से देखा था। हमने इन प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। क्रिस्टलीय ठोस का हमने वर्गीकरण किया था, जहां हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं और इनका वर्गीकरण अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य या आयनों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर किया गया था। आणविक ठोस फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, आध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेफाइट ही एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का संचालन करता है, अर्थात वह विद्युत का सुचालक है। हमने इन पाठ्यनिक प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। हमने क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल के बारे में भी पूरा पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने स्पेस लैटिस के बारे में भी पढ़ा था। इसी के साथ हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम देखे थे जो 6 प्रकार के पैरामीटर्स के आधार पर बनाए गए थे। इसको हमने याद करने का तरीका भी सीखा था। इसी प्रकार हमने कहाँ-कहाँ एटम्स रखे गए हैं, कौन-कौन से लैटिस पॉइंट पर, इसके आधार पर 2 प्रकार के यूनिट सेल पढ़े थे, आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका पुनः 3 प्रकार में वर्गीकृत की गई थी, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। इसके अतिरिक्त हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक देखा था। साथ ही ये भी आपको बताया गया था कि जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं वो केवल 14 प्रकार के ड्रेविस लैटिस बना सकते हैं, अर्थात ये केवल 3D में 14 तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। इन 14 लैटिस को ड्रेविस लैटिस कहते हैं। इस प्रकार आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्रिस्टल लैटिस और ब्रेविस लैटिस की संख्या क्या है। आपको ऑप्शन में 7 और 14 दिया होता है, जो आपका सही ऑप्शन होता है। इसी प्रकार कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस बनते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था, CT और HMT पर से नीचे आपको लिखना है और एक नंबर 32, 41, 121 और सामने से लिंक कर लेना है। C के सामने 3, T के सामने 2, इस प्रकार से लिंक करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि क्यूबिक में 3 प्रकार का, टेट्रागोनल में 2 प्रकार का और इसी प्रकार अलग अलग में 3 प्रकार, 1 प्रकार, अलग अलग प्रकार के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि किसी यूनिट सेल में किसी जगह पर रखा हुआ परमाणु कितने यूनिट सेल में शेयर होता है। हमने देखा था जो एटम कॉर्नर पे रखा होता है 8 क्यूब में शेयर होता है। इसी प्रकार जो एटम फेस पे रखा होता है वो 2 क्यूब में शेयर होता है। जो एटम एज पे रखा होता है वो 4 लोगों में शेयर होता है, 4 घन में। और जो एटम सेंटर पे रखा होता है किसी क्यूब की, वो किसी में शेयर नहीं होता, वो पूरा उसी यूनिट सेल का होता है। हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करना सीख लिया था कि जब सिंपल क्यूबिक होगा तो कितने एटम्स होंगे, जब फेस सेंटर्ड होगा फिर कितने एटम्स होंगे। इसी प्रकार जब बॉडी सेंटर्ड होगा यूनिट सेल तो कितने एटम इफेक्टिव रूप से होंगे। तो बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो उसमें हर एक कोने पर 8 परमाणु होते हैं। इस प्रकार क्योंकि 8 कोने होते हैं और हर एक कोने पर एक परमाणु होता है, एक परमाणु 1/8 भाग बनाता है उस यूनिट सेल का। इसीलिए सिंपल क्यूबिक सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल एक परमाणु इफेक्टिव रूप से होता है। वहीं बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एक परमाणु सारे कोनों पर उपस्थित होता है और उसी के साथ एक परमाणु उस यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक एक परमाणु जो कोनों पर उपस्थित होता है उस यूनिट सेल का केवल 1/8 भाग बनाता है। इस प्रकार 8 परमाणु मिलकर एक परमाणु इफेक्टिव रूप से बनाते हैं, जबकि एक परमाणु सेंटर में रखा होता है। तो इस प्रकार बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में इफेक्टिव रूप से 2 परमाणु होते हैं।
फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ 8 कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार एक परमाणु होगा कोनों के पर रहने वाले परमाणु की वजह से, और इसी प्रकार 6 फलक होते हैं और सभी फलक पर एक एक परमाणु प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं एक फलक या एक फेस का परमाणु 2 लोगों में शेयर होता है। तो इस प्रकार फलक पर उपस्थित परमाणु किसी यूनिट सेल का 1/2 भाग बनाता है। तो 6 फलक पर उपस्थित परमाणु की 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमें 3 परमाणु मिल जाएंगे। इस प्रकार जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें इफेक्टिव रूप से 3 परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, 3 फलक की वजह से और एक कॉर्नर की वजह से। तो ये आपको बातें याद होनी चाहिए कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है आद्य एकक कोशिका तो उसमें केवल एक परमाणु होगा। अगर जो बॉडी सेंटर्ड है तो इफेक्टिव रूप से 2 परमाणु होंगे, और अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो इफेक्टिव रूप से 4 परमाणु होंगे। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। हमारा अगला टॉपिक बनता है निबिड़ संकुलित संरचनाएं, यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। हम किसी भी ठोस को पैक कैसे करते हैं? जब भी हम क्रिस्टल बना रहे होते हैं तो हम एटम्स को, आयंस को या अणुओं को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, और इनको इस तरह व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं जिससे अधिकतम स्थान का हम उपयोग कर सकें, रिक्त स्थान न्यूनतम हो। हम जानते हैं परमाणु को व्यवस्थित करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है 1D में अरेंजमेंट, जब हम केवल ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें या तो लंबाई होती है या ऊंचाई होती है या चौड़ाई। जब केवल एक बीमा हो तो हम उसे एक बीमा में क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसी प्रकार अगर जो हम किसी चीज की पैकिंग इस तरह करते हैं कि उसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो इस प्रकार को हम द्विविमीय पैकिंग कहते हैं। लेकिन जब पैकिंग इस तरह से की जाए कि उसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो ऐसी पैकिंग को हम 3D पैकिंग कहते हैं, जो यहाँ आपको जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहां दिखाया गया है। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर जो हम एक बीमा में पैकिंग करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आइटम दो आइटम को दोनों ओर से टच कर रहा है। हर एक आइटम केवल 2 आइटम से टच हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी उपसा संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें पहले समझना होगा, पैकिंग समझने से पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का तात्पर्य होता है कि कोई आइटम अपने निकटतम कितने पड़ोसी आइटम से संपर्क में है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में हर एक कॉर्नर पर एक आइटम रखा हुआ है। हम जानते हैं क्यूब के एच की लंबाई a है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉर्नर पर आइटम रखे गए हैं। अब अगर जो बात करें किसी एक आइटम को लेकर, मान लीजिए मैं इस आइटम को लेकर बात करता हूँ, तो इस आइटम के सबसे निकटतम कौन सा आइटम होगा? तो हम कहेंगे इस आइटम के सबसे निकटतम ये आइटम है। इसी प्रकार ये आइटम भी उतनी ही दूरी पर है और ये आइटम भी उतनी ही दूरी पर है। तो ये 3 इसके निकटतम प्रतिवेशी परमाणु हैं। ये 3 एक घन में है। ऐसे ही 3 जो इसके पीछे घन बना होगा उसमें भी होंगे, क्योंकि यूनिट सेल काफी दूर तक आपस में जुड़े होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो 3 तो इधर इसके हैं पड़ोसी, और ऐसे ही एक लाइन कुछ इस तरह से अंदर को जाएगी, और जो लाइन अंदर को जाएगी वहां से भी एक एटम से ये जुड़ा होगा। या हम इस एटम को लेकर समझ सकते हैं कि यहाँ जो एटम रखा हुआ है इधर एक एटम से जुड़ा हुआ है ए दूरी पर, इसका एक पड़ोसी यहाँ है ए दूरी पर, और इसका एक पड़ोसी यहाँ है ये ए दूरी पर। बाकी पड़ोसी इसके ए दूरी पर ना होकर उससे अधिक दूरी पर, जैसे ये √2 ये दूरी पर है और ये √2 ये दूरी पर है, तो इन सब की दूरी इनसे अधिक हो जाती है। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर के परमाणु होंगे, जबकि पहले पड़ोसी परमाणु ये होंगे। तो यहाँ पर 3 यहाँ देख सकते हैं पास में, और इसी प्रकार 3 परमाणु जिस घन के आगे रखा होगा, सपोज कीजिए कि इस तरह से मैं आपको एक लाइन ड्रा करता हूँ, इस प्रकार से है, और सपोज कीजिए मैं इस लाइन को ऐसे आगे उठा रहा हूँ कि आगे एक ऐसे घन रखा होगा ऐसे, और आगे जो घन रखा होगा उसके सामने भी ऐसे एक परमाणु होगा, तो ये भी इसका पड़ोसी होगा।
ऐसे बगल में एक घन इस तरह से होगा, वहां भी एक एटम होगा, उसका पड़ोसी होगा, और ऐसे इस साइड भी एक एटम होगा, उसका भी ये पड़ोसी होगा। तो इस प्रकार जो एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसके 6 पड़ोसी होते हैं, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो ये था प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। ऐसे ही अगर जो हम इस यूनिट सेल को प्रिमिटिव से कन्वर्ट कर देते हैं बॉडी सेंटर में, यानी इसके सेंटर में भी हम एक एटम इस तरह से रख देते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब परमाणु, अब जितने भी घन इस क्रिस्टल लैटिस में होंगे, सपोज कीजिए ये घन खुद को कई बार रिपीट करता है और इस तरह से यहाँ पर कई यूनिट लैटिस बना लेता है। मैं यहाँ आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ इस तरह से मैं सबको बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और जब ये सब बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबके पड़ोसी अब बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पहले ए दूरी पर पड़ोसी थे और पड़ोसी होता जो सबसे नजदीक। तो हम देख सकते हैं कि अब इसके नजदीक ये आइटम रह गया है या इसके नजदीक कोई और आइटम हो चुका है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, हम एक मिनट देख लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये ए है, यहाँ तक की दूरी ए है। वहीं बात करें इस आइटम से यहाँ तक की दूरी, इस आइटम बीच के आइटम की, या यहाँ से इस आइटम की दूरी, तो ये दूरी इस ए से कम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये दूरी ए है, जबकि इस दूरी को अगर जो हम पाइथागोरस से कैलकुलेट करें तो ये दूरी हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। एक भुजा दूसरे भुजा से, एक कोर दूसरे कोर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर जो ये भुजा है ये ए है, ये भी ए है, तो ये अंडर रूट 2 ये होगा, ये भुजा आपकी अंडर रूट 2 ये होगी, जो मैं भुजा ये लाइन कर रहा हूँ ये अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये भुजा अंडर रूट 2 ये है और ये यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये एक अलग से, ये हम देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन चुका है। तो यहाँ जानते हैं ये अंडर रूट 2 ये है, ये लाइन अंडर रूट 2 ये है, ये लाइन ए है, तो ये लाइन अंडर रूट 3 ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और ये चूंकि बीच में प्रेजेंट है, ये गोला बीच में प्रेजेंट है एटम, ये एटम, तो यहाँ से अंडर रूट 3 ए का आधा हो जाएगा 1.73, ए का आधा कितना होगा 0. तो 1.73 का आप हाफ कर लेंगे तो आपको नियरली मिल जाएगा 0.8 समथिंग, जो 1 से ए से कम होगा। इसीलिए अब ये इस आइटम का पड़ोसी ये ना होकर इस आइटम का या कॉर्नर के सारे आइटम का पड़ोसी ये हो जाएगा, तो इस तरह इसके पड़ोसी ये हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि अब इसके पड़ोसी कितने हो गए पास के परमाणु। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बीच में सेंटर में आइटम रखा हुआ है, इसके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी एक आइटम होगा कॉर्नर पर, यहाँ भूल गए रखना, यहाँ एक आइटम और रख देते हैं इस तरह से। तो ये 8 आइटम से घिरा हुआ है। तो जो बॉडी सेंटर्ड में होता है यूनिट सेल, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि 8 लोग उसके पास में होते हैं सबसे। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं किसी भी एटम को उठा लेंगे तो हमें 8 लोग दिख जाएंगे। जैसे इसको उठा लेते हैं तो देख सकते हैं कि इसके भी 8 पड़ोसी होंगे, क्योंकि पीछे और भी 4 घन बन जाएंगे। इसी प्रकार अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड में हम बातें कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि अगर जो आप इस तरह से, आपको एक घन दिया हुआ है, इस तरह से आपको घन दिया होगा और घन के कॉर्नर्स पर एक एक एटम रखे होंगे, और कॉर्नर्स के साथ ही घन के जितने फेस होंगे उन पर भी एक एक एटम रखा होगा। यानी इस प्रकार से हम एटम रख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एटम रख देंगे। यहाँ पर एटम रखने के साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने सारे कॉर्नर्स पर एक एक एटम रख दिया है। अब सारे कॉर्नर्स पर एक एक एटम रखने के बाद हमें सारे फेस पर एक एक एटम रखना है, जिसको हम दूसरे कलर से रखेंगे। ये साइड फेस है, ये फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस हो गया, वो बैक फेस हो गया। यहाँ पर आप साइड फेस देख सकते हैं, ये लोअर फेस हो गया,
और ये अपर। तो इस तरह से सारे फेस पर एक एक एटम आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, एक से कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी √3 ए थी, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2a है। अब चूंकि ये एटम बीच में रखा हुआ है तो √2a का हाफ करेंगे तो 1.43 का हाफ करने पर हमें 0.71 के समथिंग मिलेगा, जो वो a से कम है। तो इस प्रकार अब इसके पड़ोसी हमें देखने पड़ेंगे कि इसके कितने पड़ोसी हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसके 12 पड़ोसी होंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पर ये इसके पड़ोसी a/2 पे हो गए, √2a/2, ये √2a/2, ये √2a/2, ऐसे ये 4 पड़ोसी इसके यहाँ से हो गए, ऐसे इसके और पड़ोसी नीचे भी होंगे 4, और 4 ही इसके पड़ोसी और ऊपर भी होंगे। तो इस प्रकार से इसके कुल 12 पड़ोसी होंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, जिसको हम एनसीईआरटी फिगर से एक बार देख लेते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब हम देखते हैं कि संकुलित संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर जो हम एक बीमा में कोई चीज फिक्स करते हैं या किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक बीमा में व्यवस्थित करने पर यहाँ पर हर एक एटम अपने पास के 2 एटम को टच कर रहा है। इसी प्रकार इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि इनके पड़ोसी केवल 2 परमाणु हैं। इस प्रकार में हम गोलों को केवल एक ही तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई व्यवस्था करने का तरीका नहीं होगा, और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हम व्यवस्थित करेंगे। वहीं बात करें द्विबीमा में व्यवस्थित करने की, तो हम देख सकते हैं कि इसमें आप 2 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला व्यवस्था आपको इस तरह से करना है कि आपको गोलों की एक लाइन लगानी है, और फिर परमाणुओं की दूसरी लाइन या गोलों को इस तरह व्यवस्थित करना है कि एक गोला दूसरे गोले के ठीक नीचे हो। जब हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे कि जब इन गोलों के केंद्र को आपस में इस तरह से मिलाते हैं, किसी भी तरह से, आप यहाँ भी इनको इस तरह से मिला सकते हैं, और जब भी आप इनके सेंटर को मिलाएंगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा, आपको हमेशा एक स्क्वायर मिलेगा। आप ऐसे ही मिला सकते हैं, हर केस में आपको एक स्क्वायर मिलने वाला है। तो ऐसे द्विबीमा में व्यवस्थापन को कहते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। इसी प्रकार से आपसे देख सकते हैं कि एक दूसरा अरेंज हम 2D में ऐसा भी कर सकते हैं, जहां पर हम इसको दूसरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसको हम जूम करके एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमने देखा कि एक गोले की लाइन रखी हुई है, और दूसरा गोला पहले गोले के ठीक नीचे रखा हुआ है, और इनके सेंटर को हम मिलाते हैं अगर जो इन्हीं भी 4 गोलों के आसपास के, तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। वहीं ध्यान से देखें तो हर एक गोला 4 गोलों को टच कर रहा है केवल। यहाँ देख सकते हैं इस गोले की बात करें तो ये गोला इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इस गोले को टच कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, गलत हो गया, इसको टच कर रहा है। तो इन 4, 1 2 3 4, इन 4 गोलों को टच कर रहा है। तो जब हम स्क्वायर में इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो इस गोले की या इन एटम्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। अब दूसरी तरह का अरेंजमेंट देखते हैं। हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पहले लाइन को बिठाया गया है, और दूसरी लाइन को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वो पहले लाइन के जो ये एज थे, जो ग्रुप्स बने हुए थे, उसको ढकने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो पहले छेद बना था, यहाँ पर जो गैपिंग थी, उस गैपिंग को ये ढक रहे हैं, पूरी तरह नहीं ढक पा रहे हैं, फिर भी इस तरह से अरेंज किया गया है कि दूसरी लाइन पहले लाइन के बीच के जो स्थान है उनको ढक सके। फिर ऐसे तीसरी लाइन बनाई गई जो पहले लाइन के दूसरे लाइन के गोले को ढक सके, स्थान को। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन अलग अलग तरह की हैं, जबकि तीसरी लाइन पहली लाइन की तरह हो जाती है, और फिर से चौथी लाइन दूसरी लाइन की। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए बी कहते हैं। जैसे ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर पहले लेयर से अलग है, इसलिए इसको बी नाम दिया गया। लेकिन तीसरा लेयर फिर पहले के समान हो, तो इसे फिर से ये नाम दे दिए, और चौथा लेयर फिर से दूसरे लेयर के समान हो गया, तो इसे बी नाम दे दिया गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एटम है, किसी भी एक एटम को आप उठा सकते हैं बीच के, क्योंकि यहाँ पर और भी ये काफी दूर तक बना हुआ है। आपको सिंप्लिसिटी के लिए इतना बनाकर दिखाया गया है।
तो हम मान लीजिए इस आइटम को उठा के देखते हैं और देखते हैं इस आइटम के कितने आइटम को एटम टच कर रहा है। तो हम देखते हैं एक आइटम, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये आइटम 6 आइटम को टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोई एटम अपने जितने पड़ोसी को टच करता है, एकदम जो पड़ोस में है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वहीं निकटतम पड़ोसी हो गए, इससे थोड़े से दूर कौन से पड़ोसी हैं? ये पड़ोसी हैं। तो ये पड़ोसी इसकी सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो। जो पड़ोसी दूसरे नंबर पर होते हैं वो सेकंड पड़ोसी होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसी प्रकार इससे दूर तीसरे नंबर पर ये होंगे, तो ये तीसरे पड़ोसी होंगे, तीसरे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको हायर क्लास जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ आपको सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। आपके बोर्ड के लेवल में आपको केवल आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अब एक बार इस पर कमांड बना लेते हैं तो सेकंड, थर्ड आप प्रैक्टिस के साथ आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर जो सेंटर को हम मिलाएं, यहाँ देख सकते हैं आपने बुक में इस तरह सेंटर को मिलाया गया है और सेंटर को मिलाने पर एक हेक्सागन बन रहा है। यहाँ पर इस तरह से एक हेक्सागन बन रहा है। तो जब द्विविमा में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट। द्विविमा में हेक्सागन में शंकुलन। अब ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको वही चीज लिखी हुई है, आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ए बी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ए लेयर और बी लेयर अलग अलग हैं, जबकि फिर से तीसरी लेयर ए के जैसी है, पहले लेयर के जैसी, इसलिए ए नाम दिया गया। और जो चौथी लेयर है वो तीसरे के जैसी है, इसलिए उसे ए नाम दिया गया। आप इसकी बार रीडिंग कर लेंगे बुक की। अब हम इसी 2D से 3D भी बना सकते हैं। अब 3D बनाने में कैसे हम करेंगे? हम एक काम कर सकते हैं कि अब तक हमने जो स्क्वायर अरेंजमेंट किया था 2D में, हमने जो स्क्वायर में अरेंजमेंट किया था उसको हम एक लेयर उठा लें, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और एक लेयर को दूसरे लेयर के पीछे रखते चले। जैसे आप देख सकते हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, ये तीसरी। ये स्क्वायर अरेंजमेंट है। ऐसा है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चारों के मिलाए स्ट्रक्चर को इस तरह से आप यहाँ से इसको हटा देंगे, हम लोग इस कर लेंगे। चुका है। तो यहाँ से हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर जो इसके सेंटर को मिलाएं इस तरह से, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्क्वायर बनेगा। स्ट्रक्चर आप लोग, ये स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही हमने एक 2D वाला प्लेन उठा लिया है और फिर दूसरा प्लेन ऐसे 2D का उठाया और 2D के पहले प्लेन को दूसरे प्लेन के पीछे रखा, फिर दूसरे को तीसरे के, ये पहला लाइन है, ये ऐसे दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे एक के पीछे एक रखते हम चले गए। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? एक क्यूब। तो कैसे मिलाएंगे? तो क्यूब भी तो ऐसा ही होता है। आपको थोड़ा सा यहाँ क्रॉस करके इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको ये क्लियर हो सके। नहीं तो ये लाइन, ये जो आपकी यहाँ बनी हुई है पीछे और ये जो आगे बना हुआ है, ये सब एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये सारे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये आप बात आपको क्लियर होनी चाहिए। से आप चीज देख सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग एक दूसरा अरेंजमेंट देख लेते हैं कि हमने देखा था कि 2D में दो तरह की अरेंजमेंट हमें मिली थी। एक अरेंजमेंट मिली थी हमें स्क्वायर में और दूसरी मिली थी हेक्सागन में। तो इस प्रकार आप व्यवस्था करते हैं तो हम जानते हैं सारी लेयर एक जैसी है, चाहे पहली लेयर हो, पीछे की दूसरी हो, तीसरी हो, सारी लेयर एक जैसी है। तो इसे हम कहते हैं ए टाइप, कि सारी लेयर एक जैसी हैं। ये लेयर ए होगी, ये लेयर ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, क्योंकि ये पहली लेयर ऐसे नीचे मान लो गई है, इस तरह से इसने बुक में दिखा रखा है, ये ऐसे गई, ये पहली लेयर है, इस तरह से ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर रखी गई है और ये चौथी लेयर है। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऊपर से नीचे लेयर रखी जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये द्विविमीय से आपका बन चुका त्रिविमीय, 3D में आपका बन गया। अब हम द्विविमीय में जो हमने हेक्सागोनल अरेंजमेंट किया था, हेक्सागन बनाया था, उसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो कैसा बनता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको हेक्सागन में आगे दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हेक्सागन में
इसको आपको जूम कर लेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आपको देखना आसान हो। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सॉरी जूम करना, तो ये जूम करके हम यहाँ देख सकते हैं। और जो आपको क्लियर नहीं दिखे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लेयर्स हैं। ये नीचे जो आपकी है, मैं यहाँ पर आपको गोली बनाकर दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इरेज कर दूंगा। यहाँ पर बात करें तो आपकी ये जो लेयर है, अब थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, कलर ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रश पतला कर लेते हैं कि हमारे लिए फिगर आसान हो जाए। यहाँ से हम कर लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आपकी पहली लेयर है जो आपकी नीचे दी हुई, ये आप देख सकें ये आपकी पहली लेयर है जो आपको हल्की हल्की वाटर मार्क की तरह दिख रही है, ये आपकी पहली लेयर है। इसी प्रकार आप ये ऊपर देख सकते हैं जो गाढ़े रंग में बना हुआ है, ये आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको साइज ये सेलेक्ट करनी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये लेयर, ये आपकी पहली लेयर है। इसी प्रकार यहाँ जो ये लेयर है, आपकी जो ये लेयर है, इसको मैं इस पर अरेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा अब यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो ये आपकी ये पहली लेयर है। इसी प्रकार आपकी ये भी आपकी पहली लेयर है। ऐसे आपकी ये लेयर्स आपकी पहली लेयर है। तो मैं सारी लेयर्स को तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं कुछ लेयर को आपको अरेंज करके दिखा दे रहा हूँ कि लेयर्स आपकी पहली लेयर है। इस प्रकार बात करें आपकी दूसरी लेयर, ऐसे आपकी यहाँ भी पहली लेयर्स रखी हुई, ये नीचे भी आपकी पहली लेयर है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका इस तरह से रखा हुआ पहला लेयर, ऐसे ही आपका ये भी आपका पहला लेयर है, इस तरह से ये आपका पहला लेयर बना हुआ है। इसी के साथ आप दूसरा लेयर देख सकते हैं, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये आपका जो ऊपर यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, ये आपका दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो इस तरह से आप ये यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपका दूसरा लेयर बना हुआ है। अब जो आपके लेयर्स देख रहे हैं आप पहले या दूसरे, इन लेयर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पहला लेयर है वो दूसरा लेयर है वो दोनों अलग अलग है। पहला और दूसरा लेयर कैसे हैं? अलग अलग है। अब जब पहला लेयर दूसरा लेयर अलग अलग है तो हम उसे एक नाम तो दे नहीं सकते हैं। मैं आपको यहाँ कंट्रोल बी से इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये आपकी पहली लेयर है। अब यहाँ जो आप पहली लेयर देख रहे हैं ये आपकी ये है जो लाल रंग से बनी हुई है, और जो आपकी दूसरी लेयर है वो आपकी नीले रंग से मैंने कुछ दिखा दिया। अब जब पहली लेयर पे हमने दूसरी लेयर बनाई तो यहाँ दो केस बनते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं वो दो केस कौन कौन से बनेंगे। यहाँ से हम एक बार ये लेयर उठा लेते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ से इस लेयर को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक बार हम फिर देख सकते हैं कि यहाँ जो लेयर बनी हुई इस तरह से, इस लेयर में ये लेयर आपकी, ये पहली लेयर और ये दूसरी। तो कुछ केस में क्या होगा कि जो आपकी पहली लेयर है यहाँ पर, जो आपकी पहली लेयर है उसके अंदर वाइड बने थे, ट्रायंगुलर वाइड, और दूसरी लेयर जो हमने बनाई तो इसने क्या किया, इस ट्रायंगुलर वाइड को कवर कर लिया। इस ट्रायंगुलर वाइड को क्या कर लिया, पहले के जो तीन रखे हुए हैं उनके जो स्थान है, ये बीच का ये स्थान जो है, यहाँ जो ऐसे स्थान है, यहाँ स्थान है, इस स्थान को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब आगे जो कि दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि जगह ऐसी थी जहां जो इसके वाइड थे ये, और जो ये पहले हमने दूसरी बार में रखा, ये देखिए यहाँ जो पीछे के तीन गोले हैं जो गाढ़े रंग में बने हुए हैं, और जो ऊपर के हल्के गोले हैं, इन तीनों के वाइड मिल गए। यहाँ पर इन दोनों के क्या वाइड मिल गए।
इसने इसके पहले के स्थान को ग्रहण ना करके अपना वाइड भी इसके साथ मिला दिया। लेकिन ये पूरी तरह एक दूसरे से मिले नहीं, पूरी तरह एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं हुए, सुपर इम्पोज नहीं हुए। तो ये जो वाइड बना इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। और यहाँ जो पहले वाइड को इसने ढक लिया एक आइटम ने, पहले के छिद्र को जो 2D में बना हुआ था, एक स्थान खाली था, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। तो पहली लेयर ए नाम और दूसरी लेयर का नाम बी होगा, क्योंकि दोनों लेयर्स अलग अलग हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको वही चीज दिखाया गया है कि ये ए लेयर है, पहली लेयर, उसके बीच में एक छिद्र था, और जब हमने दूसरा लेयर रखा तो इस तरह से ये लेयर का आइटम रखा कि पहले लेयर के जो ये छिद्र था, जो वाइड थी, इसको इसने ढक लिया। तो अब इसके ढकने से जो ये वाइड था इसको नाम दिया गया, स्पेशल नाम, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है, आइटम अरेंज है, बीच में जगह है, और जब ऊपर से ये आइटम लाया गया तो यहाँ पर यह स्थान खाली बन गया। तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल आपको दिखाया गया है। आपने मीथेन की ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वहां भी आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसी टाइप का वाइड ये बनता है। दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो हमने यहाँ देखिए, ये गोला हमने रखा हुआ था, ये हल्का जो बना हुआ है, ये दूसरा हल्का गोला और ये तीसरा हल्का गोला, ये 3 हल्के गोले, 1 2 और 3 हल्के गोले, ये तीनों आप देखिए। और ये पीछे के 3 गोले, 1 2 और ये 3, इन दोनों के जो वाइड हैं, जो छिद्र हैं, वो आपस में मिल गए हैं, लेकिन पूरी तरह सुपर इम्पोज नहीं हुए हैं। तो यहाँ एक नए टाइप का वाइड बन गया, जिसमें एक ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और एक नीचे की तरफ। तो ऐसे वाइड को नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो यहाँ आपको देखिए दिखाया गया है कि पीछे के 3 आइटम का वाइड, ये नीचे वाला, और ऊपर के 3 आइटम भी मिले तो इस वाइड को ढका नहीं, बल्कि इसमें एक और वाइड इनका भी मिल गया। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो यहाँ बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, कितने टेट्राहेड्रल। आपको ये भी याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड साइज में बड़ा होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वाइड साइज में छोटा होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या बड़ा है तो कम होगी। तो किसी यूनिट सेल में जितने इफेक्टिव रूप से एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, और किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव रूप से जितने एटम होंगे उसका दुगना होगा टेट्राहेड्रल वाइड। ये आपको बात अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न करते समय आपको ये जानकारी बहुत कम आएगी। तो हम जानते हैं कि अगर जो हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो उसमें सारे कॉर्नर्स पे केवल एटम होते हैं, इफेक्टिव रूप से एक एटम होता है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 1 होगा। टेट्राहेड्रल कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह फेस सेंटर्ड की बात करें तो उसमें इफेक्टिव रूप से 4 एटम होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 4 होगा। और टेट्राहेड्रल कितना होगा? 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 होगा। इसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में इफेक्टिव रूप से कितने एटम हमने पढ़े थे कि 2 होते हैं। तो इफेक्टिव रूप से ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 2 होगा। और टेट्राहेड्रल कितना होगा? 4 होगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब हम देखेंगे, अब तक हमने 2 लेयर की बात की कि हमने 2 लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा तो क्या हुआ। अब हम बात करेंगे कि हम अगर 3 लेयर्स को रखते हैं, तीसरे लेयर को भी ऊपर रखते हैं तो क्या होगा। तो तीसरे लेयर को हम 2 तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम रखेंगे तीसरे लेयर को। अब सोचिए आपने तीसरा लेयर या तो आप ऐसे रख दो कि ये जो बीच में टेट्राहेड्रल बना है ना, मैं आपको इसमें कंटिन्यू दिखाता हूँ, यहाँ आपको ज़्यादा सुनो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, मैं इसको कुछ देख लिए, यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ से इन सबको सेव कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आप इसमें ये पहली लेयर है जो आपको वाटर मार्क की तरह दिखाया गया है, ये आपका पहला लेयर है। जो आपको थोड़ा सा गाढ़े कलर में दिखाया गया है वो आपका दूसरा लेयर है। तो अगर हम तीसरा गोला रखने जा रहे हैं, तीसरा लेयर रखने जा रहे हैं, तो या तो ऐसे रख दें कि ये इस वाइड को, ये जो मैं यहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ आप उस वाइड को देखिए कि ये इसको ढक ले, इसको ढक ले, इसको ढक ले, इन वाइड को ढक ले, पूरी तरह कवर कर ले। तो अगर जो हम गोला रखेंगे, मैं एक बार रख के आपको दिखाता हूँ, तो जो गोला हम रखेंगे वो देखिए आप इस तरह से रखेंगे, इसको ढकना है हमें, इसको ढकना है इसको। तो यहाँ जो गोला हम लोग रखने जा रहे हैं देखिए, वो गोला पूरी तरह कैसे बन जा रहा है? क्या पहले लेयर की तरह नहीं आ रहा है? पहले लेयर को उस गोले ने ढक लिया। ऐसे इसको कवर करने जा रहे हैं तो फिर से कैसे रखेंगे?
तो ये गोला भी क्या करेगा, पहले लेयर को पूरा ढक लेगा। ऐसे तीसरा, इसको कवर करने के लिए तीसरा रखेंगे तो ये भी पूरी तरह से इसको ढक लेगा। तो हम देख रहे हैं तीसरा लेयर इस तरह हम रख सकते हैं कि वो पहले लेयर को पूरी तरह ढक ले, अर्थात पहले लेयर जैसा हो जाए। तो ये ए है, पहले लेयर को हमने ए नाम दिया था, दूसरा पहले से अलग था तो बी नाम दिया था। अब तीसरा तो पहले जैसा हो गया ना, तो इसे हम बी कह ए कह देंगे। तो ए बी ए, और फिर अगला कौन सा हो जाएगा, बी। तो ए बी ए बी ए बी, इस तरह का अरेंजमेंट चलता रहेगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जब हम इस टी को, टेट्राहेड्रल वाइड को ढकेंगे जो दूसरे लेयर में है, ये टेट्राहेड्रल कौन से लेयर में, इस दूसरे लेयर में तो है ये टेट्राहेड्रल वाइड, तो इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा ए बी टाइप का। लेकिन वहीं हम इस वाइड को ना ढक के हम दूसरे तरह से रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल वाइड को ढकें। ऑक्टा ये टी बना है वहां नहीं, मैं पॉइंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हम इस वाइड को अब ढकने चाह रहे हैं कि हम इसको ढकें। ये जो ये वाइड है, ये वाइड है, ये जो छिद्र है, ये ओ जहां बना हुआ है, ये वाइड, इन सब वाइड को ढकें। तो इनको ढक के मैं आपको दिखाता हूं। तो इनको ढकने के लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से, तभी ढकेंगे। ऐसे यहाँ पर इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरे एटम का लेयर है वो ना तो पहले की तरह है और ना तो दूसरे की तरह है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो ये पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, और तीसरी लेयर ना पहले जैसी और ना दूसरे जैसी, तो इसका नाम हो जाएगा सी। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू ये कैसे क्या दिया नाम दिया गया। तो जब पहला लेयर और तीसरे लेयर सेम हो जाए तो उसे हम कहते हैं ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ए बी ए टाइप का। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बना होगा ए बी ए टाइप का एक अरेंजमेंट आपको यहाँ दिखाया गया है। ये ए, फिर बी, और फिर देखिए इसी जैसा यहाँ बना हुआ है ए लेयर, फिर इस बी जैसा यहाँ बना हुआ है बी लेयर। तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट, तो इससे हेक्सागन बनता है। क्या बनता है, हेक्सागन। वहीं जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर करनी पड़े तो हमें एक अलग तरह का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। ए लेयर, ये बी लेयर, और एक तीसरे तरह की सी लेयर बनाया था हमने। यहाँ देखिए ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करने के लिए, ना तो ये ए जैसा है, ना ए को कवर कर रहा है, ना बी लेयर जैसा है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसीलिए इसका नाम अलग हो गया, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। तो इसे कहते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग्स को समझना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये बनाता है। अगर जो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आप सारे सवाल सॉलिड स्टेट के जितने भी कंपटीशन में आते हैं वो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से वही चीज़ आपको फिर से दिखाई गई है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं तो सी लेयर बन जा रही है, ए बी और सी लेयर, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है। तो इस पैटर्न को ए बी से नाम दिया जो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं यौगिक का सूत्र क्या होगा और कैसे संपूर्ण रिक्तियों की संख्या के हिसाब से ये बदलेगा। तो हम जानते हैं कि दो चीजें हैं किसी भी यूनिट सेल में, एक तो लैटिस पॉइंट है जहां एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वाइड है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में भी तो एटम हो सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या बताते हैं कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, जितने इफेक्टिव एटम उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड, और जितने इफेक्टिव एटम उसका दुगना टेट्राहेड्रल वाइड। तो हमें हमेशा यूनिट सेल का नाम दिया हो कि आपको फेस सेंटर दे रहे हैं यूनिट सेल, या क्यूबिकल दे रहे हैं प्रिमिटिव में, या आपको बॉडी सेंटर दे रहे हैं, तो आपको सेल का पता टाइप बताते ही आप ये जान जाएंगे कि उसमें इफेक्टिव एटम कितने हैं। और जब आपको पता चल गया इफेक्टिव एटम कितने हैं तो फिर आप वहां से क्या निकाल लेंगे, वाइड, कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना है और टेट्राहेड्रल वाइड कितना है। ये आयंस के केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जनरली कि जो धनायन होंगे, हम जानते हैं क्लास 11th में हमने पीरियड टेबल पढ़ा है कि धनायन की साइज ऋणायन से छोटी होती है। अब जानते हैं लैटिस पॉइंट कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो बड़ा होगा, क्योंकि वाइड तो छोटे होते हैं, तो छोटे स्थान पर वो जाएगा जो छोटा होगा, और धनायन तो छोटे होते हैं मैक्सिमम केस में। तो इसीलिए जो लघुत्तर धनायन होते हैं, आयन होते हैं, साधारणतः धनायन, वो वाइड में जाते हैं, खाली स्थान में भरे होते हैं। वहीं जो ऋणायन होते हैं वो क्लोज पैकिंग बनाते हैं, और क्लोज पैकिंग कौन बनाता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो लैटिस पॉइंट पे कौन रहेगा,
एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर जो धनायन की साइज बहुत छोटी है तो टेट्राहेड्रल में जाएगा, और थोड़ी सी बड़ी है तो ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल के साइड वाइड की साइज छोटी होती है और ऑक्टाहेड्रल वाइड की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। किसी भी कंपाउंड में ना तो सारी टेट्राहेड्रल वाइड को भरा जाता है और ना तो सारी ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसलिए कंपाउंड का जो फार्मूला होता है इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड भरी हुई है और कितनी टेट्राहेड्रल वाइड भरी हुई है। तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक तत्व यौगिक है, उसमें यक्स और वाई दो तत्व, और वाई तत्वों के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। तो जो ऋणायन बनेगा वो कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट पे। और हम जानते हैं किसमें कितने लैटिस पॉइंट। सिंपल प्रिमिटिव बात करें यूनिट सेल में तो 8 लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर्स पर एटम होंगे। फेस सेंटर्ड की बात करें तो वहाँ कॉर्नर्स भी होंगे और सभी एक एक फेस पर भी होंगे। और बात करें बॉडी सेंटर्ड की तो वहाँ एक एक कॉर्नर्स पर होंगे और एक सेंटर में होगा यूनिट सेल के। ये बातें हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और हमें याद भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा बना रहा है, ये हमें बताना चाहिए। तो आपको दिया है वाई तत्व के परमाणु सीसीपी बना रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसे हम लोग फेस सेंटर्ड भी कहते हैं, आपको बताना चाहिए। सीसीपी को फेस सेंटर्ड कहते हैं। तो आप बताइए फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, कहेंगे 4। इफेक्टिव रूप से कितने होते हैं, 4। 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, तो कॉर्नर्स पे 8 की वजह से एक इफेक्टिव आता है। और साथ में फलक पर 6 फलक पे एक एक होते हैं, 6। एक फलक 2 लोगों में शेयर होता है तो 3 वहां से आ गए, तो कुल मिला के इफेक्टिव रूप से 4 आइटम है। तो 4 आइटम हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी है, 4। टेट्राहेड्रल वाइड कितनी है, 4 दूनी 8। तो वाई तो है वो तो सीसी भी बना रहा है, तो वो तो 4 हो गया, क्योंकि सीसी मतलब कि 8 कॉर्नर पे होगा और एक सारे एक एक फलक, तो इफेक्टिव रूप से 4 वाई हो गया। लेकिन यक्स भी तो है, और यक्स क्या कर रहा है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा है। तो कितनी अष्टफलकीय रिक्तियां थी, 4। तो 4 वाई भी 4 यक्स भी होंगे, तो 4 यक्स और 4 वाई। तो फार्मूला क्या हो गया, जब दोनों बराबर हैं तो यक्स वाई हो गया। ऐसे ही देखते हैं कि तत्व बी का परमाणु HCP बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और जो तत्व ए के परमाणु हैं वो 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं। तो अब फिर हमें बताना है कि इनका फार्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मान लो आपको कुछ नहीं पता है कितने एटम्स होते हैं, तो आप 1 मान लो। 1 मान लें तो अगर जो एटम एक है तो हम जानते हैं अगर जो एटम एक होता है यानी n बराबर 1, इफेक्टिव रूप से एटम एक, तो टेट्राहेड्रल वाइड तो हमेशा एटम की दुगनी होती है ना। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगी, 2। लेकिन ये कितना टेट्राहेड्रल वाइड कवर कर रहा है, जो बी है वो केवल 2/3 कवर कर रहा है ना। तो 2 का 2/3 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2/3, तो 4/3 हो गया। यानी कि बी कहाँ पर है, 4/3 जगह पर, और A1 पे है, तो ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर BHCB बना रहा है तो B1 हो गया, और ए कहाँ है वाइड में, तो ए हो गया 4/3। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसे लिखेंगे कि ए हो गया 4/3, तो आप ए ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए वाइड में है और ए बना रहा है 4/3। आप इस तरह से 3 इसको इस तरह से लिख देंगे। और जब ए 4/3 हो गया तो फिर बी क्या है, बी है आपका इस तरह से, बी है आपका 1। लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप चाहेंगे पूर्णांक में हो, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे, रेशियो को सही बना लेंगे, तो रेशियो आपका 4:3 भी बन जाएगा ये। तो क्या वो फार्मूला बनेगा, A4B3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना के कर सकते हैं। आप आइटम्स रख लीजिए, सारे कॉर्नर से मत रखिए, कुछ कॉर्नर्स पे रख दीजिए, कुछ पे छोड़ दीजिए, मत रखिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से बना के भी कर सकते हैं। इफेक्टिव आइटम निकालते रहिए, आपको जरूरी थोड़ा ना है कि आप सारे कॉर्नर्स पे आइटम रखिए। आप 3 कॉर्नर पे रख दीजिए, 4 कॉर्नर पे ही आइटम रखिए, और 2 ही फेस पे रखिए, फिर आप इफेक्टिव आइटम निकालिए। ऐसे से आप बहुत सारे इफेक्टिव आइटम निकालना सीखिए, और हमेशा जितने इफेक्टिव आइटम होंगे उसका उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड और उसका दुगना टेट्राहेड्रल वाइड होंगे। तो आपको ये सारे कैलकुलेशन करने चाहिए, जितने क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई कितनी अच्छी तरह से पैक है, कितना उसने स्थान ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम जानते हैं हम कितनी भी अच्छी पैकिंग क्यों ना कर दें, कभी भी ऐसी पैकिंग नहीं होगी कि उसमें कुछ भी खाली स्थान ना बचे।
तो चूँकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम यहीं पर ये ख़त्म करते हैं क्लास, और आप पिछली चीज़ें रिवाइज़ करके अच्छे से आएँगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। हम एक इसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से ये चीज़ समझ सकें। थैंक यू।